खंबागनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपना सैटरडे एंजॉय कर रहे हैं और आज गुरु पूर्णिमा भी है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा आप सबको मेरी तरफ से, ठीक है। और आप सब लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, बहुत ज़्यादा खुश हो आप लोग अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की लाइफ में छाई रहे। तो मेरी तो यही ब्लेसिंग्स है आप सबके साथ, मुझे भी अपनी ब्लेसिंग्स में याद रखेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स, राजस्थान की इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो अप्रैल महीने में इंपॉर्टेंट रही, मई महीने में, जून महीने में इंपॉर्टेंट रही। और आई थिंक ये स्कीम्स का थर्ड पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं राजस्थान की योजनाओं पे। अगर आप लोगों के मिसिंग है, आप लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं, तो क्या करिएगा, उनको इस वीडियो के पास जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इन स्कीम्स का कल संडे को 12 बजे मेगा मॉक टेस्ट है करंट अफेयर्स के ऊपर। पूरे के पूरे मारो राजस्थान को पधारना जरूर है। कहां पे पधारेंगे? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे। उस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, उस पे आप क्लिक करोगे तो उसमें नोटिफाई मी पे क्लिक करके आप लोगों का टेस्ट में एनरोलमेंट हो जाएगा। सबको आना है कल 12 बजे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इसरदा दौसा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, इसरदा दौसा पेयजल परियोजना से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट होने वाले हैं, कौन कौन से जिलों को पानी उपलब्ध होएगा पीने के लिए? पेयजल प्रोजेक्ट है, याद रखना। क्वेश्चन आ जाएगा इसरदा दौसा इरिगेशन प्रोजेक्ट है या फिर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। तो क्या याद करना है? ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है। तो इससे बेनिफिट किसका होगा? एक जिले का नाम तो खुद ही दे दिया है, दौसा, ठीक है। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट होने वाला है वो है सवाई माधोपुर, वो है सवाई माधोपुर। तो याद कर लो, माधव ने सबको सार दिया, इसरदा, ठीक है। माधव ने सबको सार दिया, ठीक है, भवसागर के पार तार दिया। ऐसे भी याद करोगे तो भी आपको जिला याद हो जाने वाला है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट इतनी जल्दी कैसे पूरा होगा? ऐसे पूरा होगा 18 अप्रैल 2021 को राज्य कैबिनेट ने, स्टेट कैबिनेट ने मीटिंग में डिसीजन लिया कि इसरदा दौसा प्रोजेक्ट जो है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो, किस चीज की जरूरत होती है? पैसे की जरूरत होती है। तो वो पैसा स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे में से देगी। तो ये स्टेट कैबिनेट की मीटिंग में डिसाइड हुआ कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जितना फंड चाहिए वो स्टेट फंड से जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट तो है, ठीक है। अब भाई ये क्वेश्चन आता है इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में, आरपीएससी के क्वेश्चंस में, आरएएस हो, कॉलेज लेक्चरर हो, ये कोई भी एग्जाम हो, ये मेजर प्रोजेक्ट है, ये माइनर प्रोजेक्ट है या फिर ये मीडियम प्रोजेक्ट है? तो आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, इसरदा दौसा जब जहां पे माधव आ गए हैं वो प्रोजेक्ट माइनर रहेगा क्या या मीडियम रहेगा? बताइए जरा मुझे। तो इसरदा दौसा मेजर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आने वाला है। किस में आएगा? इसरदा दौसा मेजर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आने वाला है। पॉइंट याद हो गए? चलिए आगे देखते हैं। सवाई माधोपुर और दौसा, आज इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इस मीटिंग में टारगेट सेट किया गया है कि जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लस्टर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, विलेज डिस्ट्रीब्यूशन, इस प्रोजेक्ट का जो भी चाहिए कब से कब तक कंप्लीट कर लिया जाएगा? दिसंबर 2021 से लेके जुलाई 2024 तक। तो आपको ये डेडलाइन याद करनी है बस, जुलाई 2024 तक हम लोग हमारी गवर्नमेंट का टारगेट है कि इसको हम लोग पूरा कर ले, दिसंबर 21 से लेके जुलाई 2024 तक। तो तीसरा पॉइंट हमें ये डेट इसके अंदर याद करनी है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जी ने इस प्रोजेक्ट की, अशोक गहलोत जी जो है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कहां पे की थी? अनाउंस दिस ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट 2019-20 के बजट में की थी, 2019-20 के बजट में, ताकि सवाई माधोपुर और दौसा के लोगों को जो पीने के जल की प्रॉब्लम आती है उसका लॉन्ग टर्म, लंबे समय तक परमानेंट समाधान किया जा सके। तो वो परमानेंट समाधान कैसे होगा? इसरदा दौसा मेजर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। समझ में आ गया? अब आई थिंक इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को परेशानी नहीं हो रही होगी। हिंदी के लिए तो मार्केट में बहुत कंटेंट है, एजुकेटर्स भी बहुत है। इंग्लिश में आपको दिक्कत होती है तो परेशान नहीं होना, मैं हूं आप सब लोगों के लिए, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में दोनों ही बच्चों का ख्याल करती हूँ, ठीक है। चले, इस प्रोजेक्ट के लिए फंड डिस्ट्रीब्यूशन, अब पूछ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट कितने पैसे दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट कितने पैसे दे रही है, कितना पैसा कहां से आ रहा है? तो आपको सीधा सीधा याद करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो फंड दे रही है इस प्रोजेक्ट के लिए वो मिल रहा है हमें जल जीवन मिशन के तहत। किसके तहत मिल रहा है बच्चों?
जल जीवन मिशन के तहत कितना 1368 करोड़ रुपए, ठीक है 1368 करोड़ रुपए हमें मिल रहा है। स्टेट फंड के तहत, स्टेट फंड भी उसके बराबर बराबर ही खर्च कर रहा है, देखो तो सही 1356 करोड़ रुपए। तो इसरदा दौसा प्रोजेक्ट में हैप्पी गो लकी नंबर कौन सा हो गया, 13 हो गया। 1368 करोड़ रुपए जा रहे हैं सेंट्रल केंद्रीय सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन योजना के तहत। दूसरा 1356 करोड़ रुपए राज्य फंड से जा रहे हैं स्टेट सरकार से। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो मतलब लोन के थ्रू पैसा लिया जाएगा वो कितना है, बाह्य स्रोत से जो हम लोन के थ्रू कर्ज के रूप में ऋण के रूप में प्राप्त करेंगे वो भी 1300 ही नंबर है, 1333 करोड़। वो भी कितना है बच्चे, 1333 करोड़ रुपए। तो ये इसके फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में क्योंकि न्यूज में आया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा बच्चों, अब मुझे लगा ये मैं प्लस में पढ़ाती हूँ बच्चों को डिटेल से, आप लोग भी प्लस को ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी जो कोर्स चल रहा है उसमें मैं क्या पढ़ा रही हूँ, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ। आरएस वाले बच्चों को भी काम आएगा। और साथ में आप कहोगे तो सही मैम बीच में डिस्टर्ब कर देती हूँ, लेकिन बता देती हूँ कोई बात नहीं, ठीक है, 2 मिनट तो दे ही सकते हो आप लोग मुझे। मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा, एजुकेटर इन चीफ हूँ अनअकैडमी प्लस पे। लेकिन आप लोगों के लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, बस आप कोर्स देख लीजिए कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं, जल्दी से दिखाती हूँ। MRP 10 कोड लगाना मत भूलना। फ्री लाइव क्लासेस में अगर आपको कोड मांगे, डेली मेरी दर्पण टेस्ट सीरीज होती है, अभी चल रही है राजस्थान ज्योग्राफी, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे सुबह 8 बजे, मंगलवार से शनिवार तक फ्री है। इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए अगर कोड मांगे तो MRP 10 कोड बिंदास लगा के आ जाना, बिंदास, फ्री है, टोटली फ्री, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। बस मैं आपको प्लस वाले कोर्सेज, हाँ विजय बैच चल रहा है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रही हूँ। कॉलेज लेक्चरर युक्ति बैच चल रहा है, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जो आपको सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भी काम आएगा। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आपको कंटेंट मिल रहा है, दोनों में आपको नोट्स मिल रहे हैं, दोनों में आपको चीजें समझाई जा रही है। 3 बार टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रटवाती हूं मैं प्लस वाली क्लास में, आप आओगे आपको मजा आ जाएगा, एंजॉय करोगे। तो इन क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ज्वाइन कैसे करोगे उसका लिंक मैंने दिया हुआ है लाइव चैट में, आप देखोगे पिन, वहां पे कमेंट सेक्शन में भी पिन, उस लिंक पे क्लिक करना, कोड आपको लगाया मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना, MRP 10 10% डिस्काउंट के साथ लगाया। आपको सिर्फ प्लान चूज करना है कि 2 साल का ले, 1 साल का ले, कितने महीने का। कॉलेज लेक्चरर वाले तो मेरे ख्याल से 1-1 महीने का 2 बार लेंगे तो भी काम चल जाएगा। RS वाले बच्चे 2 साल का ले ताकि 3 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिले, 1 साल का ले बाकी एग्जाम्स वाले बच्चे ताकि 2 महीने का फ्री मिले, ठीक है। बस मेरी इतना प्रमोशन हो गया, काफी है। जिसको ज्वाइन करना हो मेरी प्लस कम्युनिटी का, स्वीट सी प्यारी सी कम्युनिटी का पार्ट बनना, यू विल एंजॉय, ठीक है। और एंजॉय करने के साथ पढ़ाई भी अच्छी ही होती है, ठीक है। आप लोग फीडबैक में दिखाऊंगी, भूल जाती हूँ फीडबैक दिखाना। चले, इसरदा दौसा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, क्या पता और किसी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में भी क्वेश्चन पूछ ले। वृहद सिंचाई परियोजना, इसरदा दौसा तो कौन सा है, मेजर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, याद करना, मैं भूल जाती हूँ कई बार बोलने में। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, वो इरिगेशन ज्यादा इनमें चलता है ना तो वो ज्यादा नाम पे आ जाता है, इसलिए याद रखोगे ना, इसरदा दौसा ड्रिंकिंग, दौसा ड्रिंकिंग, 10 लोग पानी पीने जा रहे हैं, ऐसे याद करो, ठीक है। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट पे भी बहुत हाई चांसेस है कि क्वेश्चन आ जाए, तो कौन सा है आपको याद करना है। एक तो कीवर्ड याद रखो, वृहद सिंचाई परियोजना में गांधी शब्द, क्या याद कर लोगे, गांधी शब्द। क्या हो रहा है, अरे रुके बच्चे 1 सेकेंड, सॉरी, ठीक है। गांधी कीवर्ड आपको याद रखना है, गांधी कीवर्ड याद रह जाएगा। उसके बाद गांधी के बाद आप याद करो इरिगेशन, सिंचाई, अगर गंगा मैया का पानी मिल जाए तो क्या ही कहना। तो दूसरा शब्द आपको कीवर्ड याद करना है गंग, ठीक है। गंग कैनाल मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आएगा। उसके बाद अब ये बड़ा है, ये कितना बड़ा है, शेर के मुंह जितना बड़ा है, आपको याद करना है शेर के मुंह जितना बड़ा कोई प्रोजेक्ट है। तो एक आपको कीवर्ड याद रखना है सिद्धमुख, ठीक है, सिद्धमुख, बड़ा ही मुंह, विशाल काय मुंह जो है, ठीक है। उसके बाद बिसलपुर इसरदा, इसरदा देखो नाम यहां पे भी आ गया। दूसरा आपको याद करना है नर्मदा, हमारे महाराणा प्रताप जख्मी होते रहे हैं, राजपूतों के आन बान शान है, तो वो बड़े ही काम करेंगे। तो जाखम डैम प्रोजेक्ट भी मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हमारे पड़ोसी, ठीक है, इधर हरियाणा, तो गुड़गांव कैनाल जी से ही अगेन आ रहा है। दूसरा भरतपुर यमुना, और जो है भीखा भाई सागा वाला प्रोजेक्ट, भाई जो है बड़े भाई मोटा भाई बोलते हैं, तो ये सारे मेजर प्रोजेक्ट्स में आएंगे। एक बार कंपाइल करते हैं मेजर इरिगेशन कौन कौन से प्रोजेक्ट है। 12 प्रोजेक्ट है, आपको याद रखने हैं, भूलना नहीं पेपर के अंदर। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, गंग कैनाल प्रोजेक्ट, राजीव गांधी, कहां चले जाते हैं, रुके,
झंडू बाम हो रहा है, होता ही है मेरे साथ, तो कोई बड़ी बात नहीं। इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, गंग कैनाल प्रोजेक्ट, राजीव गांधी सिद्धमुख नोहर, सिद्धमुख 2 बार आएगा, सिद्धमुख नोहर अलग है हनुमानगढ़ के अंदर, सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका प्रोजेक्ट अलग है, वितरिका मतलब डिस्ट्रीब्यूटरीज वाला बड़ा सा प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये 4 प्रोजेक्ट हो गए मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट। और कौन कौन से है, बिसलपुरा इसरदा, ठीक है, बिसलपुरा इसरदा, इसरदा सवाई माधोपुर में, बिसलपुरा टोंक के अंदर, नर्मदा जाखम, गुड़गांव, भरतपुर, यमुना और भीखाभाई सगवाड़ा प्रोजेक्ट। तो ये सारे प्रोजेक्ट मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट में आएंगे अगर बाय चांस आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था टॉपिक, तो मैंने इसलिए कवर करा दिया। चलिए नेक्स्ट हम करंट अफेयर्स पे आते हैं। स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना को लेकर लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है? अगर आपको याद हो तो मैंने कराया था मोदी जी ने पंचायती राज सशक्तिकरण वाले दिन कोटा को तो दीनदयाल उपाध्याय पंचायती राज अवार्ड मिला था, अगर आप लोगों को याद हो। और हमने किया था स्वामित्व, उस दिन मोदी जी ने बहुत सारे राजस्थान में जैसलमेर के फतेहपुर गांव के अंदर, फतेहपुर या फतेहगढ़ गांव में बहुत सारे पट्टे जो है डिस्ट्रीब्यूट किए, ई प्रॉपर्टी कार्ड्स। तो उसी से रिलेटेड ये योजना है जो कि न्यूज में रहा। स्वामित्व योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू की थी, केंद्रीय सरकार द्वारा लागू की गई योजना है। इस योजना के अंदर रूरल प्रॉपर्टीज का प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाता है कि गांव में ये जमीन किसकी है और जिसकी होती है उस ओनर को वो जमीन के कार्ड जो पेपर्स हैं वो सौंप दिए जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अब बात ये है कि जब ये स्कीम आई थी, स्वामित्व योजना सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आई थी, जब आई थी शुरू में बच्चों 6 राज्यों में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। कितने राज्यों में? 6 स्टेट्स के अंदर इसको इंप्लीमेंट किया गया था। कौन कौन से स्टेट हैं देखिए, आप याद करो, हरियाणा एक तो हमारा पड़ोसी है जिससे हमारा बॉर्डर लगता है, दूसरा यूपी जिससे हमारा बॉर्डर लगता है, तीसरा एमपी। 3 हमारे पड़ोसी हैं इधर के, हरियाणा, यूपी और एमपी, ऐसे याद कर लो। तो यहां पे स्वामित्व योजना आई थी। उसके बाद कहां पे आई थी? अगर गुजरात से नीचे जाओ तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, और यूपी से ही उत्तराखंड बना है तो उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। तो इन 6 राज्यों के अंदर स्वामित्व योजना आई थी, याद हो गए, हरियाणा, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तराखंड, ठीक है। तो ये न्यूज में क्यों था? पंचायती राज दिवस जिस दिन था 24 अप्रैल 2021 को, इस योजना को एक्सटेंड करके, इस योजना का विस्तार करते हुए इसको सारे राज्यों में लागू कर दिया, सारे राज्यों में लागू कर दिया। तो राजस्थान में भी हो गई, राजस्थान में भी हो गई, तो मोदी जी ने ई प्रॉपर्टी कार्ड्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। समझ आए आपको? तो ये लॉजिक था इसका, ठीक है। तो नेशनल पंचायती राज डे पे 24 अप्रैल 2021 को मोदी जी ने ई प्रॉपर्टी कार्ड्स टोटल 4 लाख लोगों को दिए हैं। राजस्थान में कितनों को दिए हैं वो हम कर चुके हैं पिछले करंट अफेयर्स में, ठीक है। 2021-22 के बजट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में अनाउंस किया गया, इसको सारे देश में लागू किया जाएगा, इसलिए ये न्यूज में था। चूंकि राजस्थान से जुड़ा हुआ है तो हमने इसको कवर किया है, याद कर लोगे। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रूरल एरियाज के अंदर, इस स्कीम के अंदर गांव के अंदर जो मार्केट वैल्यू है उस जमीन की वो तय की जाएगी, ठीक है। रूरल होम ओनर्स जिनकी वो प्रॉपर्टी है उनको इसका फायदा मिलेगा। और ये जो प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड किया जा रहा है ई ड्रोन्स के द्वारा किया जा रहा है, ऊपर से देख रहे हैं सच में प्रॉपर्टी किसकी है, ठीक है। ई ड्रोन्स के द्वारा सर्वे के तहत इसमें डिसीजन लिया जा रहा है, ठीक है। भूलोगे तो नहीं, ठीक है। याद हो गए सबको? हमने 2 बातें की हैं आज, इसरदा दौसा मेजर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट, फायदा होगा सवाई माधोपुर और दौसा को। उसके बाद हमने बात की स्वामित्व योजना की, 24 अप्रैल 2021 से पूरे देश में लागू हो गई है। तीसरी हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की मीटिंग हुई है 19 अप्रैल 2021 को, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो है मीटिंग हुई। तो इसके अंदर ये पूछ रहे हैं कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कौन से सेक्टर में की जाएगी। अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, सबसे ज्यादा निवेश कौन से क्षेत्र में किया जाएगा? तो इसका आंसर है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में। अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, ठीक है, याद कर लोगे। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की पहली मीटिंग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में जो हुई, तो उसमें डिसाइड किया गया है राजस्थान में सबसे ज्यादा निवेश कौन से क्षेत्र में करने वाले हैं, बताओ।
रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मस्त वाला लाइक, बिंदास वाला लाइक, गुरु पूर्णिमा के दिन इतना तो बनता है, ठीक है। और मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी, हर ग्राम पंचायत तक हर बच्चे को पहुंचाना है, तो उसके लिए इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप चाहते हैं आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिले, सारे वीडियोस देखें, तो क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब पे क्लिक कर दो। सब्सक्राइब के बाद ऑल वाला जो आइकन है उसके ऊपर प्रेस कर देना, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आप भी मजाक उड़ा रहे हो, मैम बीच बीच में अपना प्रमोशन करती है, मेरा नहीं है, मारो राजस्थान तो सबका है, आपका भी है, ठीक है। चले, राजस्थान इज बिकमिंग अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड अदर सेक्टर। हमारा राजस्थान, मारो राजस्थान एक बड़ा, दूसरे निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेफर्ड, मतलब उनकी लोकप्रिय जगह बनती जा रही है, जहां पे उन्हें लगता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, निवेश करना चाहिए, ठीक है। तो मारो राजस्थान में भी जब आप सब्सक्राइब करके निवेश कर रहे हो, आपको लॉस नहीं होगा, गारंटी कर सकती हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा आपको लॉस नहीं हो सकता किसी भी सूरत हाल, ठीक है। तो पहली मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, अशोक गहलोत जी ने, इसमें कि टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी अपने राज्य में अप्रूवल दे दिया है, 1.67 करोड़, 1.67 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है राजस्थान में करवाया जाएगा, उसके लिए अप्रूवल मिल गया है। कितना? 1.67 करोड़, याद रखना है ये 1.67 करोड़, ठीक है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट जो प्रपोजल हमने अप्रूव किए हैं, दूसरे लोग जो लेकर के आए ना कि हम यहाँ पे इतने पैसे लगाना चाह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो एक्सेप्ट किए गए हैं वो किए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी हिंदी में बोले तो अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है। इतनी बातें याद हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिलैक्सेशन, कंसेशन दिए हैं। इन्वेस्टर कब आएगा? जब उसका पैसा बचेगा, वो तो प्रॉफिट चाहता है ना, तो उनको हमने बहुत सारे क्या दिए हैं, छूट प्रदान कर दिए। कौन कौन से क्षेत्र में? अक्षय ऊर्जा में भी कौन कौन सी? सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा में, विंड एनर्जी यानी कि पवन ऊर्जा में, हाइब्रिड एनर्जी मतलब हाइब्रिड ही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर लैंड सिक्योरिटी अमाउंट और स्टेट का शेयर हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, मतलब जो उनको लैंड की सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करनी होती थी, जो वो भूमि सुरक्षा राशि उनको डिपॉजिट करनी होती थी, और राज्य के हिस्से का जितना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बनता था, तो उससे उनको छूट दे दी है। उनके पैसे बचेंगे तभी तो आके लगाएंगे ना, लॉजिक समझो, ठीक है। हाँ, ठीक है, ऐसे चाहिए। चले आगे चलते हैं, ठीक है। इस इन्वेस्टमेंट से और क्या फायदा हो रहा है? 40,000 नौकरियां मिलेंगी अपने राजस्थान के भाई बहनों को, ठीक है। 90% इन्वेस्टमेंट, ये जो प्रोजेक्ट्स आएंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, कहां कहां पे आएंगे? तो राजस्थान के बच्चों इस वाले इलाके में आ रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर में, बाड़मेर में और जालोर के अंदर, जहां पे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर के अंदर जो है 90% इन्वेस्टमेंट आ रही है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? पावर यूनिट्स लग जाएंगी, ठीक है। अच्छा, 4 कंपनीज जो हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट की बात हुई है, इसमें 4 कंपनी कितनी कैपेसिटी के प्रोजेक्ट लगाने वाली है? सोलर प्रोजेक्ट और विंड प्रोजेक्ट दोनों का मिला के 34,200 मेगावाट कैपेसिटी के प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। कितने? 34,200 मेगावाट कैपेसिटी के। क्वेश्चन आए तो याद कर लोगे 34,200, 2 3 4 को उल्टा पुल्टा करना है, कुछ नहीं करना। देखो 2 3 4 डबल 0, ये 34 आगे ले जाओ, 2 पीछे कर दो, बस हो गया। इतना आपको याद रह जाएगा, इतना मैं बोल रही हूँ, याद रह जाएगा। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं? 1.67 करोड़। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट कहां पे हो रही है? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर में हो रही है। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है भाई, ठीक है। अब हमारा कारण क्या है? ये इन्वेस्टर जो खींचे आ रहे हैं, जब किसी को कुछ मिलता है तभी तो कोई आएगा। मारो राजस्थान को सब्सक्राइब तब करोगे जब आपको यहाँ पे कुछ पढ़ने को मिलेगा, और वो भी हंसते खेलते सिंपल ट्रिक्स के साथ। जब आपकी स्टडी सिंप्लीफाई हो जाएगी तभी आओगे। तो ये इन्वेस्टर्स क्यों खींचे हुए आ रहे हैं? क्यों ये 4 कंपनियां पैसा लगाने को तैयार है जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर के अंदर? हमारे पास कुछ है, मारो राजस्थान के पास कुछ सॉलिड चीजें हैं। तो वो सॉलिड चीजें ये हैं कि हमारी विंड पावर कैपेसिटी यानी कि पवन ऊर्जा क्षमता हमारे यहां पर कितनी कैपेसिटी की लगाई जा सकती है? 175 गीगावाट। कितनी है विंड एनर्जी कैपेसिटी? क्वेश्चन आ सकता है, 175 गीगावाट, ठीक है। हमारे यहाँ पे कितनी भूमि अवेलेबल है? भले ही डेजर्ट हो, लैंड तो है, भूमि तो है, तो भूमि कितनी अवेलेबल है? लैंड अवेलेबल है 1.25 लाख हेक्टेयर। पूरा शुभ नंबर है 1.25 लाख हेक्टेयर, याद रखोगे 1.25 लाख हेक्टेयर, भूलोगे तो नहीं,
चलो आगे चलते हैं। सोलर एनर्जी कैपेसिटी कितनी है? धूम धमाका 142 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी, सौर ऊर्जा क्षमता अपने पास कितनी है? 142 गीगावाट। ठीक है, उसके बाद कितनी कैपेसिटी के प्लांट्स लगाए जा सकते हैं? ठीक है, तो देखो जरा 70,000 मेगावाट कैपेसिटी के प्लांट अपने यहाँ पे लगाए जा सकते हैं। अभी तो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो कितना बोल रहे हैं? 34,200 मेगावाट कैपेसिटी के। अभी और इन्वेस्टमेंट आ सकती है हमारे राजस्थान में, टेंशन ही कोई नहीं है। ठीक है, याद हो गए। विंड एनर्जी कितनी है? याद कर लो, ये 175 गीगावाट, सोलर वाली 142 गीगावाट, 70,000 मेगावाट के प्लांट लगाए जा सकते हैं। लैंड कितनी अवेलेबल है अपने पास? 1.25 लाख हेक्टेयर, 1.25 लाख हेक्टेयर। क्लियर है सबको? सबको शेयर कर दीजिए जल्दी से वीडियो। ठीक है, हाँ। अब ये 34,200 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इसमें से कौन सा किसका है, कितनी कैपेसिटी का है, जरा देख लें। ठीक है, अब वर्ल्ड के, इंडिया के मोस्ट अमीर लोगों में से कौन है? अडानी का नाम है, तो अडानी ग्रीन प्रोजेक्ट है भाई, अडानी ग्रीन एनजी। ये प्रोजेक्ट लगाएंगे सोलर और हाइब्रिड एनर्जी का। ठीक है, सबसे ज्यादा कैपेसिटी का, कितनी का? अच्छा, सबसे ज्यादा इनकी नहीं है भाई, नॉर्मल है, याद कर लो, 9700 मेगावाट का अडानी ग्रीन एनर्जी। किसमें लगा रहे हैं? सोलर में और हाइब्रिड के अंदर। ठीक है, 9700 मेगावाट। उसके बाद 10-10 हजार वाले प्लांट कौन लगा रहा है? जेएसडब्ल्यू लगा रहा है, वही सोलर और हाइब्रिड। ठीक है, रिन्यू पावर जो है एक लगा रहा है सोलर में। अब आपको ये याद करना पड़ेगा कौन सा सोलर कौन सा हाइब्रिड है। तो अडानी और जेएसडब्ल्यू ये किसमें है? सोलर और हाइब्रिड में। रिन्यू पावर जो लगा रहा है वो सोलर के अंदर कितना? 10,000 मेगावाट। कितना लगा रहा है? 10,000 मेगावाट लगा रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है ग्रीनको एनर्जी। ये पंप्ड स्टोरेज में इन्वेस्ट करेगा। ग्रीनको एनर्जी किस में इन्वेस्ट करेगा? पंप स्टोरेज में। तो कितना बच गया इन सबका टोटल करके? 4500 मेगावाट। ग्रीनको एनर्जी के, ग्रीनको नाम ही छुटकू सा लग रहा है, तो इसका सबसे कम इन्वेस्टमेंट है 4500 मेगावाट का। याद रह जाएंगे, भूलोगे तो नहीं। अडानी का 9700, जेएसडब्ल्यू रिन्यू के 10-10 हजार, ग्रीनको का 4500। क्लियर है? ठीक है, रिन्यू का सोलर में है, इन दोनों का सोलर हाइब्रिड मिक्स्ड है। क्लियर है? चले देख लीजिए, सबको पीडीएफ मिल जाएगी। ये स्टैटिक क्वेश्चन है। राजस्थान के अंदर एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। एंड वी आर सो लकी, हम इतने लकी हैं 325 दिन सोलर एनर्जी हमें मिलती है, सौर ऊर्जा जो है अपने राजस्थान में पड़ती है। तो याद कर लोगे, जोधपुर को तो सन सिटी भी बोलते हैं, है ना भाई। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन जो है हमारे यहाँ पर कितना हो रहा है? विंड पावर प्लांट की अगर बात करें, पवन ऊर्जा प्लांट की अगर बात करें, तो 150 लाख यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक यूनिट का बिल आता है ना, बिजली का मीटर जब बिल आता है हर महीने देखते होंगे, तो विंड एनर्जी प्लांट जो है, विंड पावर प्लांट से 150 लाख यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है। कितना? 150 लाख यूनिट। और अगर हम सोलर पावर प्लांट से बात करें तो ये तो शुभ लकी नंबर है, 225 लाख, 225 लाख यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं? बताओ मुझे। विंड पावर प्लांट से 150 लाख, सोलर से 225 लाख। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। चले, अच्छा, अरे अच्छा, एक मिनट, मुझे एक सेकंड दीजिएगा बच्चे, मुझे एक चीज ढूंढ के आपको दिखानी तो थी, अब मैं वो लेकर आना भूल गई। अभी करते हैं, यहीं पे करते हैं। गोराधाय बड़ी इंपॉर्टेंट स्कीम आ रही है, अगली स्कीम, चल जाओ। अब देखते ये आ जाए, यहाँ पे लाइव दिखाएंगे आज। मैं देख रही थी राजस्थान की तरह। यस, हाँ, ये हम दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं स्कीम की, जो करंट अफेयर में न्यूज है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गोराधाय जी के बारे में। ठीक है, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 24 अप्रैल 2021, अच्छा छोटा दिख रहा है आपको, रुके, सॉरी, 24 अप्रैल 2021 को, यानी कि पंचायती राज दिवस पे ही, एक जो है, जो बच्चे नेग्लेक्टेड बच्चे होते हैं, ऑर्फन्ड बच्चे होते हैं, उपेक्षित बच्चे, अनाथ बच्चे, जिनकी टेक केयर करने के लिए कोई नहीं होता, उनके लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की है। उस स्कीम का नाम है गोराधाय ग्रुप फोस्टर स्कीम। आपको याद रखनी है, यही नाम है बच्चे, इंग्लिश में भी यही करना है, हिंदी में भी यही करना है। गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना, याद रख लोगे, गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना। और इनके बाद जो गोराधाय जी के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आज हम उनके बारे में जानेंगे, क्योंकि न्यूज में आया था। तो गोराधाय जी के ऊपर स्टैटिक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। गोराधाय ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम, ठीक है।
चलिए, तो बजट घोषणा के मुताबिक एक कलेक्टिव केयर स्कीम बनाई गई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है। बहुत जल्दी इसको स्टार्ट किया जाएगा। ऑर्फन्ड बच्चे, नेग्लेक्टेड बच्चे, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके पुनर्वसन के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, ताकि वो दोबारा से स्थापित हो सके, जिनका कोई भी नहीं है, ठीक है। जिनको प्रोटेक्शन और रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, उनको पहले प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके उनकी अच्छी एजुकेशन, खान पान, न्यूट्रिशन, उनकी हर चीजों का ध्यान दिया जाएगा। कौन सी स्कीम के तहत? गोराध्याय ग्रुप फोस्टर केयर स्कीम, आपको याद रखनी, ठीक है। अशोक गहलोत जी ने इसका अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। इसमें जो है एनजीओ के सहयोग से इस स्कीम को लागू किया जाएगा, सिविल सोसाइटी के सहयोग से। कहां से? हेडक्वार्टर पे, सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, सारे जिला हेडक्वार्टर्स पे इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। ये क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। चले आगे देखते हैं, बेनिफिट किसका होगा? 18 साल तक के जो बच्चे या बच्चियां जिनको फैमिली केयर की जरूरत है, जिनको लंबे टाइम से कोई परिवार की केयर नहीं मिली, उनके लिए ये स्कीम है, उनको इस योजना का बेनिफिट होगा। बच्चों को जो बेनिफिट मिलेगा वो कौन से कानून के तहत मिल रहा है? जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016, इसके तहत मिल रहा है। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस, मुझे लगता है इस एक्ट के बारे में सारे बच्चे जानते होंगे। केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2016, ठीक है। किशोर न्याय, बाल देखरेख एवं संरक्षण आदर्श अधिनियम 2016 हिंदी में, ठीक है। अब इसमें याद करना, एक फोस्टर केयर ग्रुप है, ठीक है, एक घर है मान लो, और वहां पे कितने बच्चों की केयर हो सकती है? क्वेश्चन याद करना है, मैक्सिमम 8 बच्चों की। मैक्सिमम कितने बच्चों की केयर होगी? 8 बच्चों की। कैसे याद करोगे? 24 अप्रैल को ये लॉन्च हुई है, ठीक है। 24 अप्रैल, 4 दूनी 8 कर दो। मैक्सिमम कितने बच्चों की? 8 बच्चों की केयर एक ग्रुप में की जाएगी, ठीक है। इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, वित्तीय सहायता दी जाएगी। किससे? जो चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स होती हैं, वो जो है इसमें फंड प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है, संचालक संस्थान को बच्चों के पालन पोषण के लिए बाल संरक्षण इकाई की ओर से, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की ओर से वित्तीय सहायता की जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, इसमें कितने पैसे दिए जाएंगे वो याद रखना। बच्चों के न्यूट्रिशन, पोषण के लिए, क्लोथिंग कपड़ों के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, डेली नीड्स आम डेली की जरूरतों के लिए हर बच्चे या बच्ची के लिए, एक लड़के या लड़की के लिए 4000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो है, केयर टेकर को ऑनोरियम, मतलब कि वो इतनी देखभाल करेंगे, केयर करेंगे, 2 बच्चों की केयर करने के लिए 2 केयर टेकर्स को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। हर केयर टेकर को 20,000 रुपए, मतलब टोटल कितने? 40,000 रुपए इसमें दिए जाएंगे, क्योंकि वो बच्चों की केयर करेंगे, उनको भी तो कुछ चाहिए होगा, तो 20,000 रुपए उनको, ठीक है। अच्छा, मिक्स और कोई खर्चा हो ओवरऑल, उसके लिए मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के लिए 10,000 रुपए जाएंगे। तो आप याद रख लोगे, एक बच्चे के लिए 4,000 रुपए, ऑनोरेरियम के रूप में केयर टेकर के लिए क्या देंगे? 20,000 रुपए देंगे, ठीक है। और 10,000 रुपए मिसलेनियस मिश्रित एक्सपेंडिचर के रूप में जाएगा, ठीक है। ये हो गया। प्रक्रिया क्या है इसके लिए? इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज, वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्कीम के तहत, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम के तहत डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट बनाई जाएगी, ठीक है। और यहां पे वॉलेंट्री इंस्टीट्यूशन, कोई भी बनना चाहता है तो यहां पे सर्विस प्रोवाइडर के रूप में आके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये अपनी रिकमेंडेशन भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, कमेटी उनको आगे जाके अप्रूव करेगी कि ये जो है केयर रख पाएंगे या नहीं, और फिर उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखा जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। अगर वो अच्छे से केयर कर पा रहे हैं तो उनको आगे भी ये फैसिलिटी मतलब दी जाएगी, ठीक है। हाँ, शुरू में 3 साल के लिए उनको केयर करने के लिए मौका दिया जाएगा। कितने साल के लिए? शुरू में इनिशियली 3 साल के लिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये याद रखना है, जो ये 40% शेयर है राज्य सरकार का जाएगा इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज स्कीम के तहत। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, वो हर साल 1.17 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने वाली है गोराध्याय फोस्टर केयर स्कीम के लिए। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कुल मिला के अलग अलग एक्ट के थ्रू, अलग अलग स्कीम के थ्रू इसको लागू किया जाएगा। और यहाँ पे 40% शेयर तो जा ही रहा था राज्य सरकार का आईसीपीएस स्कीम के अंदर, अब यहाँ पे राज्य सरकार 1.17 करोड़ रुपए आपको अलग से भी देने वाली है। क्लियर है? याद कर लोगे, ठीक है। आई होप सारे बच्चे याद कर लोगे। अब अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम से पहले हम कर लेते हैं गोराध्याय जी के बारे में जानना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आप सब ने पन्नाधाय जी का नाम तो सुना है, चंदन का बलिदान दिया उन्होंने। एक गोराधाय जी भी हैं जिन्होंने अपने बेटे की बलि देकर मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को औरंगजेब के कब्जे से बचाया था। ठीक है, अब गहलोत सरकार ने इनको याद किया है, तो आप इमेज देखिए, इनको प्रणाम करना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन पे। मां गोराधाय टांक, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़े त्याग की बात है। इन्होंने भी महाराणा अजीत सिंह जी के जो पिताजी हैं जसवंत सिंह जी, उनके जन्म से पहले महाराणा नहीं, गलत बोल रही हूँ, महाराजा अजीत सिंह जी के जन्म से पहले महाराजा जसवंत सिंह जी का निधन हो गया था। तो औरंगजेब की पूरी नजर थी, उसने मारवाड़ पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, अब वो ये चाहता था अजीत सिंह को मुसलमान बनाने की उसकी प्लानिंग थी कि उनका धर्म कन्वर्जन करा दे। ठीक है, तो वो ये चाहता था कि किसी ना किसी तरीके, ये आप छतरी देख रहे हैं, गोराधाय जी की छतरी है जो फिर बाद में महाराजा अजीत सिंह जी जब राजा बन गए थे उन्होंने बनवाई थी। ठीक है, अब वो ये चाहता था कि अजीत सिंह जी को मुसलमान बना दे, लेकिन जब इनका जन्म हुआ तो महाराजा जसवंत सिंह जी के जो बहुत ही स्वामी भक्त थे वीर दुर्गादास राठौड़ जी, उन्होंने जो है अजीत सिंह जी को गुप्त तरीके से औरंगजेब के चंगुल से बचाने की योजना बनाई और जोधपुर के मंडोर निवासी मनोहर गहलोत जी की पत्नी बघेली रानी, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा गोराधाय जी का असली नाम क्या था? बघेली रानी। ठीक है, तो उनका दूसरा नाम क्या था? बघेली रानी। गोराधाय जी को साफ सफाई कर्मचारी बनाकर और उनको जो है पुत्र के रूप में उनको वहां पे दिल्ली की सीमा सुरक्षा से बाहर निकाल दिया गया था। याद रख लोगे, ये छतरी है गोराधाय जी की। ठीक है, बघेली रानी नाम याद रखना मत भूलेगा। 20 साल तक गोराधाय जी ने इनकी परवरिश की बिल्कुल अपने बच्चे की तरह, और उनकी जगह पर अपने बच्चे का बलिदान दिया औरंगजेब को। ठीक है, तो दुर्गादास राठौड़ जी ने फिर जब उन्हें मौका मिला 20 सालों के बाद मारवाड़ पर अपना कब्जा किया, याद रखोगे, और महाराजा अजीत सिंह जो है राजगद्दी पर बैठे। जब ये मारवाड़ डायनेस्टी पढ़ते हैं प्लस पे, वहां पे तो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 1704 में गोराधाय जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, राजगद्दी पर बैठ गए थे अजीत सिंह जी और 1704 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1712 में अजीत सिंह जी ने गोराधाय जी के बलिदान को याद करने के लिए उमेद स्टेडियम के सामने रेलवे लाइन के पास 6 खंभों की एक बड़ी छतरी का निर्माण किया है। ठीक है, सही है, तो प्रणाम है, ऐसे इनको याद करना चाहिए आपको। अगला हम कर रहे हैं, आज मैं आपको कंप्लीट क्यों करा रही हूं, इसलिए कंप्लीट करा रही हूं कि कल आप लोगों का टेस्ट है, तो मैं चाहती हूं अप्रैल मई जून के जितने भी हैं कवर अप हो जाएं। आप लोग फ्रेश अप हो सकते हैं, बीच में चाय कॉफी जो भी लेकर आना है ले आइए फटाक से। ठीक है, मैं भी तब तक पानी भी लेती हूँ जब तक हम अगला करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सही है, 30 मिनट्स हुए अभी, तो कोई बात नहीं। करते हैं स्टार्ट। ठीक है, आ गए सब लोग, चाय कॉफी पानी लेकर, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने, ये मई की स्कीम आ गई है, 23 मई 2021 को, कौन सी मई है बच्चे? 23 मई 2021 को, कहां गया ये रहा, हाँ 23 मई 2021 को। ठीक है, बहुत सारी रिजर्व्ड कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए जो अपने घर से दूर रहते हैं, ठीक है, हॉस्टल्स में रहते हैं या कहीं और हायर एजुकेशन स्टडीज कर रहे हैं, तो उनके लिए उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। उस स्कीम का नाम है अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम हम इसको बोलते हैं। किसके लिए शुरू की गई है? हायर एजुकेशन जो बच्चे ले रहे हैं, रिजर्व्ड कैटेगरीज के बच्चों के लिए है जो अपने घर से बाहर दूसरे जो है कॉलेजेस के अंदर पढ़ते हैं। आपको इसमें याद करना है। ठीक है, ये रेजिडेंशियल फैसिलिटीज के लिए, जैसे कोई बच्चा बाहर रह रहा है, पीजी में रहना चाह रहा है, तो उस तरीके के, ठीक है, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को देने के लिए जो है ये बेनिफिट दिया गया है। स्टडिंग इन कॉलेजेस, स्टेइंग इन अर्बन एरियाज अवे फ्रॉम देयर होम, अपने घर से दूर शहर के इलाकों में रह रहे हैं और उनको रहने के लिए पीजी बीजी खर्चा तो होता ही है, तो वो बेनिफिट दिया जाएगा उसमें। ठीक है, तो कौन कौन सी कैटेगरीज को ये फायदा मिलेगा? पहला क्वेश्चन ये आएगा, शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स को अंबेडकर डीबीटी वाउचर स्कीम का बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का ये प्रपोजल है। इसमें
5,000 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स बच्चे याद करना, 5,000 स्टूडेंट्स जिनके 75% से ज्यादा नंबर आए हैं पिछले एग्जामिनेशन में, कितने 75% से ज्यादा नंबर आए हैं, उनको डीबीटी वाउचर का फायदा मिलेगा। ये वाउचर उनको हर महीने दिए जाएंगे, एक साल में 10 महीने उनको ये वाउचर मिलेगा। 2 महीने छुट्टियां तो हर कोई लेता ही है, तो 10 महीने के लिए वाउचर उनको दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। इससे बच्चों में ना एक अलग लेवल का मोटिवेशन भी आता है, अच्छा हमें वाउचर मिलेगा तो पढ़ते ज्यादा है कि हाँ हमें ज्यादा स्कोर करके लाना है, ठीक है। कंपटीशन की, एक अच्छे कंपटीशन की फीलिंग भी आती है बच्चों में, सही है। तब तो इसमें 5,000 बच्चों को फायदा होगा, जिनके 75% से ऊपर नंबर है उनको मिलेगा। अब इसमें फायदा कितना होगा, एक स्टूडेंट को 7,000 रुपए दिए जाएंगे, 7,000 रुपए का वाउचर उसको मिलेगा। डिविजनल हेडक्वार्टर पे, संभागीय जो हेडक्वार्टर, मुख्यालय होता है ना, हाँ, संभागीय मुख्यालय वाले बच्चों को मिलेंगे। 5,000 रुपए मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बच्चों को, किसके, जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पढ़ रहे होंगे। तो आपको याद रखना है 7,000 रुपए मिलेंगे हर बच्चा डिविजनल हेडक्वार्टर, जो संभागीय मुख्यालय में पढ़ रहे हैं, ठीक है। संभागीय मुख्यालय जैसे कि उदयपुर में पढ़ रहे हैं जो बच्चे, ठीक है, आपको याद करना है जोधपुर में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, जयपुर के अंदर जो पढ़ रहे हैं, वो जितने 7 हमारे संभागीय मुख्यालय हैं, ठीक है। जो बाकी जिलों के अंदर पढ़ रहे हैं उनको 5,000 रुपए हर महीने दिए जाएगा, 10 महीनों के लिए। एक साल में कितने महीनों के लिए, 10 महीनों के लिए दिया जाएगा, ठीक है। रेजिडेंशियल फैसिलिटी, रहने के लिए उनको ये खर्चा दिया जा रहा है। अब जो है याद करना, ये 2021-22 के बजट में अनाउंसमेंट हुई थी इस स्कीम की, ठीक है। अच्छा, आपको याद करना है स्टूडेंट स्टडिंग रेगुलरली, अंडर ग्रेजुएट में जो पढ़ रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो पढ़ रहे हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहा है उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर पढ़ रहे हैं उनको भी रेजिडेंस रहने के लिए भत्ता मिलेगा? नो, आंसर इज नो। जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो चाहे पीजी कर रहे हो, उनको इसका फायदा मिलेगा और उन कैटेगरीज को इसका बेनिफिट मिलेगा। याद कर लोगे, 21-22 के बजट में इसकी अनाउंसमेंट जो है वो हुई है, इसी साल से शुरू हो रही है, 21-22 के सेशन से ही ये शुरू हो रही है योजना। भूलोगे तो नहीं, आई थिंक ये लास्ट ही है, हो गई है बस स्कीम्स हमारी। अच्छा, एक और रह गया, बस लास्ट है आई थिंक। देखो, 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन जो है, ग्रुप वैक्सीनेशन जो है किया जाएगा, ठीक है। कोरोना के अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि 18 से 44, 18 to 44 ईयर्स तक के लोगों का वैक्सीनेशन कराने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करने वाली है, आइए देखते हैं। वो ये कह रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है, 5 करोड़ रुपए एमएलए फंड से जो आता है, एमएलए फंड जो होता है उसके 5 करोड़ रुपए में से 3 करोड़ रुपया वैक्सीनेशन पे खर्च किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमएलए फंड के 5 करोड़ की राशि में से कितने वैक्सीनेशन पे खर्च किए जाएंगे? 3 करोड़ रुपए। तो ये डिसीजन लिया गया है। 200 विधायक हैं तो टोटल कितने रुपए हो गए? 3-3 करोड़ रुपए, एक एमएलए के भी जोड़ो तो करीब करीब 600 करोड़ रुपए का बजट आ गया वैक्सीनेशन के लिए। तो कैसे वैक्सीनेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर वैक्सीन की अवेलेबिलिटी सेंटर से हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कितने लोगों को बेनिफिट हो जाएगा? 1.90 करोड़ लोगों को इससे बेनिफिट हो जाएगा। सेंटर से जो वैक्सीन अवेलेबल होगी उससे कितने? 1.9 करोड़ लोगों को बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। याद कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी कल परसों नर्सिंग डे था, तो नर्सिंग डे के ऊपर जो है एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। बहुत समय से डिमांड थी सेकंड ग्रेड की जो नर्सेज थी कि उन्हें नर्स नहीं नर्सिंग ऑफिसर कहकर बुलाया जाए। तो यहां पे बात होती है कि वो, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देते हो, नाम से रिस्पेक्ट देके बुलाते हो, तो वो और जो है खुशी से आपका काम करते हैं, ठीक है, ये नेचुरल है। तो नर्सिंग ऑफिसर उनको कहा जाएगा। नर्सिंग डे पर ये डिसीजन लिया अशोक गहलोत जी ने। सेकंड ग्रेड नर्स को किस नाम से बुलाया जाएगा? नर्सिंग ऑफिसर। ये कब डिसीजन हुआ है? अभी अभी हुआ है 12 मई 2021 को, 1-2 महीना पहले, ठीक है। इस दिन था इंटरनेशनल नर्सेज डे। कब था? 12 मई 2021 को, ठीक है। तो ये बहुत समय से नर्सेज की डिमांड चली आ रही थी, जिसको मान लिया गया। क्यों? क्योंकि कोरोना टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत काम किया है, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, याद कर लोगे। ये फैसला लिया गया स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग के अंदर, ठीक है। 13 महीने से उनकी डिमांड थी। अब जो फर्स्ट ग्रेड नर्सेज हैं उनको कहा जाएगा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। फर्स्ट ग्रेड जो नर्सेज हैं उनको कहा जाएगा सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, और जो सेकंड ग्रेड है उनको सिंपल नर्सिंग ऑफिसर के नाम से बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज की करंट अफेयर्स योजनाएं थी अप्रैल और मई महीने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बने, सिस्टमेटिक सारा सिलेबस
राजस्थान जीके पूरा अच्छे से करना चाहते हैं, 12+2 24+3 कॉम्बो ऑलरेडी चल रहा है, MRP 10 कोड लगाना ना भूलिएगा। बाकी कोड लगाने का अब चक्कर मैंने खत्म कर दिया, लिंक ही शेयर करती हूँ मैं डायरेक्ट आप लोगों को, कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगा, उस लिंक पे जाके और लाइव चैट में भी पिन मिलेगा, क्लिक करोगे डायरेक्ट आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। मैं प्लान कर रही हूँ कुछ अच्छा कुछ नया सा लेकर आने का, जैसे ही आएगा तो उसी टाइम ही वीडियो में अनाउंसमेंट जो है उसकी कर दूंगी, ठीक है। तो आप सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।